हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अध्याय 3 को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका आखिरी प्रश्न करेंगे, जो कि इसका 33वां क्वेश्चन है। और आज का हमारा टॉपिक है ईंधन सेल। तो ईंधन सेल से संबंधित क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ईंधन सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ईंधन सेल होता क्या है। तो केमिस्ट्री के अंदर कई प्रकार के ईंधन होते हैं, जैसे कि मीथेन या फिर कार्बन या फिर हाइड्रोजन पराक्साइड। तो जब हम इनका दहन करवाएंगे, दहन करवाने का मतलब होता है कि जब हम इन्हें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो इनसे उत्पन्न होती है ऊष्मा। और ये जो ऊष्मा है, अगर इसको सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाए, किस में बदल दिया जाए? विद्युत ऊर्जा में, तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं वो ईंधन सेल हैं। तो ईंधन सेल की जो डेफिनेशन है वो तो आपको समझ में आ गई कि ईंधन सेल होते क्या हैं। कि ईंधन के दहन से प्राप्त ऊष्मा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना ईंधन सेल कहलाता है। फिर से समझिए, ईंधन के दहन से, इस प्रकार का जो भी ईंधन है, इसके दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि किसी भी पदार्थ को जलाओगे तो उसमें ताप होगा, ऊष्मा होगी। तो जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे सीधे ही यदि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए तो जो इस प्रकार का सेल है वो ईंधन सेल कहलाता है। याद हुआ कि नहीं? तो देखो, हम लोग सिस्टम बाय सिस्टम एक एक चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले साइड हेडिंग डालेंगे ईंधन सेल। तो इसमें हम लिखेंगे, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ईंधन के दहन से प्राप्त ऊष्मा को यहाँ पे हम लिखेंगे ईंधन के दहन से प्राप्त ऊष्मा को, यहाँ पे देखिए, सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला सेल ईंधन सेल कहलाता है। तो सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला सेल ईंधन सेल कहलाता है। तो इस तरीके से ईंधन सेल की परिभाषा हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे ये 3 प्रकार के ईंधन हैं, लेकिन ये ऊपर के जो 2 प्रकार के ईंधन हैं, इनमें क्या होता है कि इनका जब दहन होता है तो कुछ अवशेष बनता है। क्या बनता है? कुछ अवशेष। जैसे कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन का काला धुआं बनता है, या जैसे नॉर्मल हम उपले जलाते हैं तो राख बन जाती है। तो इस टाइप का अवशेष बनता है और इनकी दक्षता भी कम है। लेकिन H2O2 जो सेल है, इसकी ऊष्मा का 70% भाग सीधा ही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कितने परसेंट? 70%। तो ये ईंधन का जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, मान लीजिए कि 100% ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो इसका 70% भाग सीधा ही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तो H2O2 सेल एक अच्छा ईंधन सेल होगा। बाकी में नहीं होता इतना। सबसे अच्छी दक्षता इसकी ही है। 70 से, कई किताबें 74% भी लिखती हैं, तो 70 से 74% तक का जो भाग होता है वो विद्युत ऊर्जा बन जाती है उसकी, बाकी का वेस्ट हो जाता है। तो फिर भी ठीक है, मतलब आधे से तो ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना होगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि H2O2 एक अच्छा ईंधन सेल है। H2O2 एक अच्छा ईंधन सेल है। ये एक एक लैंग्वेज आपको एग्जाम में अच्छे से लिखना है। अच्छा ईंधन सेल है, ठीक है, इस तरीके से लिखना। क्यों अच्छा है? क्योंकि इससे उत्पन्न ऊष्मा का कितने प्रतिशत? देखो, ऊष्मा का 70 से 74% भाग किस में कन्वर्ट हो जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है।
ये हो गया, ठीक है। तो 100 भाग यदि ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उसमें से 70 से 74 भाग ये हो, और इसमें कुछ अवशेष भी नहीं बनता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा दहन के पश्चात कुछ अवशेष भी नहीं बचता। तो ये H2O2 ईंधन सेल के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें आपको लिख देना है। अब ईंधन सेल को बनाना है, तो आपको एग्ज़ाम में जो ईंधन सेल आप बनाओगे कोशिश ये करना है कि आप पेंसिल से बनाओ। मैं यहाँ पे पेन से बनाऊँगा ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो यहाँ पे चित्र बनाएंगे और इसके नीचे इसकी भाषा लिखेंगे। तो पहले चित्र बनाते हैं, देखो कैसे कैसे बनना है, एक एक चीज़ अच्छे से देखना। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड बनाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड बना देता हूँ। देखो चित्र एग्ज़ाम में कहाँ से स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रोडों से, ठीक है। तो एकदम सीधे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड बना देना है। ये इलेक्ट्रोड कार्बन के भी हो सकते हैं या फिर ग्रेफाइट के भी हो सकते हैं। तो ये बना दिया और फिर इससे थोड़ा सा अंतर देके यहाँ पे भी बना दिए, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। थोड़ी सी इनकी हाइट बढ़ा देते हैं, ये देखो यहाँ तक, और ये इससे भी बना दिए, ठीक है। देखते रहो, एक एक चीज़ एग्ज़ाम में काम आने वाली है यहाँ पे, इसलिए सारी चीज़ें आपके सामने ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसकी भी उतनी ही हाइट बढ़ा देना, ठीक है। ये देखो मैं बराबर कर देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे ये नीचे से रहेगा बिल्कुल बंद ऐसे, ठीक है। ये करेक्शन आपको करना है नोट्स से, ये बिल्कुल बंद रहेगा, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं आपको अच्छे से पता है, ये कार्बन के हैं या फिर किसके हैं, ग्रेफाइट के। तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रोड जो है ये सरंध्र है, मतलब इनके बीच में छोटे छोटे से छिद्र किए गए हैं, तो आपको भी यहाँ पे बना लेना है। तो इसके नीचे से हम संरचना भी लिखेंगे ताकि आपको समझ में आता जाए तुरंत की तुरंत। तो उस साइड हेडिंग हमने डाली संरचना। अब इसमें हमें यही लिखना है कि ईंधन सेल में कार्बन या ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ईंधन सेल में कार्बन या ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड कैसे हैं, सरंध्र हैं। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड सरंध्र होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड सरंध्र, इस तरीके से हमने लिखा। अब ये सरंध्र क्यों होते हैं, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूंगा कि क्यों होते हैं ये सरंध्र। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में इसके ऊपर प्लेटिनम का तार लपेट दिया जाता है, तो वो भी हम यहाँ पे कर देते हैं। और ये प्लेटिनम एक अच्छा उत्प्रेरक होता है, इससे अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ डिज़ाइन देके प्लेटिनम का जो तार है वो लपेट देना है। ये देखो जैसे कि मैं यहाँ पे लपेट दे रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा, इसे लपेट देना। दोनों इलेक्ट्रोडों पर प्लेटिनम का तार लपेट दिया जाता है, जो किसका कार्य करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ये देखो इस तरीके से हम लपेट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों इलेक्ट्रोडों पर प्लेटिनम का तार, प्लेटिनम का इस तरीके से लपेट देते हैं, जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब देखो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में अम्लीय या जलीय माध्यम भर देते हैं, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे भर देते हैं। अम्लीय या जलीय माध्यम का मतलब है कि यहाँ पे हम कोई अम्ल लेंगे पानी के साथ में, तो अम्ल का जलीय विलयन ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे कोई अम्ल ले लिया, HCl ले लिया, पानी के अंदर 2-4 बूंदें मिला के यहाँ पे भर देंगे। या फिर कोई क्षारीय जैसे कि KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है,
उसका यहाँ पे विलयन हम भर सकते हैं। तो अम्ल भी हो सकता है, वो क्षार भी हो सकता है, उसका विलयन बीच में भर दिया। इसके बाद इसको हम मिला देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे खींचना है, नीचे से गैप देना है और ऊपर से बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे खींचना है। ठीक है, तो ये देखो, ये खींच दिया इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा आप गैप बना सकते हो, ये देखो, और ऊपर भी, ये देखो ऊपर भी बना दिया, और ऐसे बिल्कुल बंद कर सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल बंद कर देना है यहाँ पे, ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ से भेजना है हाइड्रोजन गैस और यहाँ से भेजना है ऑक्सीजन गैस, और जो व्यर्थ गैसें होंगी वो यहाँ से निकल जाएंगी। ठीक है, तो जब हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस भेजेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहली बात तो ये है कि अगर डायरेक्ट संपर्क में आती हैं, डायरेक्ट एक दूसरे के साथ में क्रिया करती हैं, तो एक बड़ा ब्लास्ट होता है। इसलिए इनके बीच में ये कार्बन या ग्रेफाइट के सारंध इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, ताकि इन रंध्रों में से होते हुए धीरे धीरे करके रिस रिस के थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये आए और थोड़ा बहुत ही छोटा सा ब्लास्ट हो, जिससे इस सेल को कोई नुकसान ना हो और ऊष्मा उत्पन्न हो, उसको सीधे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। और प्लेटिनम जो है इस अभिक्रिया को तीव्र करता है, मतलब थोड़ी सी उसको स्पीड दे देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तरफ से आएंगे। तो सरंध्र इलेक्ट्रोड क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि उनमें से रंध्रों में से होते हुए बहुत ही कम कम मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले, क्योंकि डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में आएंगे तो एक बड़ा ब्लास्ट होगा जिससे सेल ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सेलों को कैसे बना दिया गया है? सेलों को बना दिया गया है छोटे छोटे छिद्रयुक्त यानी सरंध्र। तो उत्प्रेरक का कार्य करता है, यहाँ तक लिख लिया था। अब लिखेंगे दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य में अम्लीय या क्षारीय माध्यम भरते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में अम्लीय या क्षारीय माध्यम भरते हैं। तो इस तरीके से हमने ले लिया, जैसे अम्लीय माध्यम में अब यहाँ पे HCl भर सकते हैं, क्षारीय माध्यम में KOH भी भर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अब यहाँ पे एक कोई चीज़ लिखना आपको, ठीक है, मैंने तो समझा दिया है आपके लिए। तो ये जो क्षारीय माध्यम है ये विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो लिखेंगे जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो इस तरीके से हमने लिखा कि जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। अब लिखेंगे सेल के एक ओर से हाइड्रोजन गैस तथा दूसरी ओर से ऑक्सीजन गैस भेजते हैं। सेल के एक ओर से हाइड्रोजन गैस तथा दूसरी ओर से ऑक्सीजन गैस भेजते हैं। ये हो गया, दूसरी ओर से ऑक्सीजन गैस भेजते हैं। तो इसके बाद ये तो हो गई संरचना। तो सेल के अंदर क्या क्रियाएं होती हैं वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे सेल अभिक्रिया में अम्लीय माध्यम में सबसे पहले देखते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे ये अपना ईंधन सेल है, तो इसमें अगर हम HCl का विलयन लेते हैं तो एक अम्लीय माध्यम बनेगा जिसमें H+ आयन होता है। तो उसमें क्या अभिक्रिया होगी सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो एनोड पर क्या होगा? एनोड पर देखो, एनोड पर सिंपल सी रिएक्शन होगी कि जब हम हाइड्रोजन गैस भेज रहे हैं, ये देखो यहाँ पे अगर हम इसे एनोड बनाएंगे तो इसमें हाइड्रोजन गैस भेज रहे हैं, तो देखो क्या होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भेजेंगे, ठीक है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्याग रही है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हाइड्रोजन ले ली, 2H2 बस, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी? 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी यहाँ पे, क्योंकि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण।
तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे बन जाएगा 4H प्लस आयन। ठीक है, कितने आयन बनेंगे? 4H प्लस। तो ये एक एनोड पर रिएक्शन होगी और इसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण। ये हमने लिख लिया। दूसरा कैथोड पर, अब जैसे मान लो कि ये कैथोड पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो चित्र में देखो, ये ऑक्सीजन गैस भेज रहे हैं कैथोड पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने O2 गैस भेजी कहाँ? कैथोड पर। तो इससे कौन क्रिया करेगा? वो अम्ल में उपस्थित, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 4H प्लस और ये 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख देना कि 4H प्लस और ये 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से दोनों जब मिलेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? जल बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो यहाँ पे H2O बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन 4 हैं तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे कर लेंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ये हो गया अपचयन। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो यहाँ पे जो बना है उसी को उठा के यहाँ पे लिख देना ऑक्सीजन के साथ में, तो ये हो गया क्या? अपचयन। ऑक्सीजन तो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन, 4 प्लस से 4 माइनस इलेक्ट्रॉन है तो प्लस माइनस से ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इसकी हम लिखेंगे सेल अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे सेल अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि डबल बस नहीं लिखना होता है, पहले ऊपर नीचे के कैंसिल करेंगे। जैसे 4H प्लस से 4H प्लस कैंसिल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? 2H2 फिर O2। यहाँ पे क्या बनेगा? 2H2। तो ये एक सेल रिएक्शन होगी जिसमें सीधा सीधा यही आता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो पानी बनाएगा, और इस पानी का यूज़ पीने के लिए किया गया था, क्योंकि ईंधन सेल जो है इसका इस्तेमाल अपोलो अंतरिक्ष यान में भी किया गया था, और जितने भी अंतरिक्ष यान हैं उनमें हम इसका उपयोग करते हैं। ईंधन सेल का उपयोग पनडुब्बियों में भी किया जाता है, जो सबमरीन होती हैं पानी समुद्र के अंदर जो चलती हैं ना, तो उसमें सैनिकों को पानी पीने के लिए इसी का उपयोग होता है, और ये जो पानी है वो पीने योग्य होता है। तो इस तरीके से सेल अभिक्रिया हुई। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया अम्लीय माध्यम, अब हम बात करें क्षारीय माध्यम की। तो क्षारीय माध्यम में सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन दे रहे हैं तो हाइड्रोजन लिखेंगे, लेकिन क्षारीय माध्यम में जैसे अपन ने यहाँ यहाँ पे बीच में कुछ भी मिलाया तो उसमें OH तो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्षार में OH होता ही है, चाहे NaOH ले लो चाहे KOH ले लो, OH तो होगा, कहने का मतलब है। तो हम यहाँ पे OH ले लेते हैं, और जब क्रिया होगी तो यहाँ पे H2O तो बनेगा। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि हाइड्रोजन है यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो H2O तो बनने वाला है। तो यहाँ पे हम H2O ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही है। तो दोनों तरफ 3 करने होंगे या 4 करने होंगे, तो 2 का गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। लेकिन यहाँ पे माइनस भी है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 2 माइनस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और ये हुआ है एनोड पर। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे एनोड पर, और ये हुआ है अपचयन, ऑक्सीकरण। इसी के साथ साथ अब अपचयन करवाना है तो इसके लिए आपको दूसरे तरफ से आप कैथोड पर ऑक्सीजन भेज रहे हो, तो यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो कैथोड पर। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कैथोड पर, क्योंकि यहाँ पे भेज रहे हो। तो कैथोड पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन भेज रहे हो, तो ऑक्सीजन का हम यहाँ पे ऑक्सीजन लिख सकते हैं, लेकिन हाफ ऑक्सीजन लेंगे। तो यहाँ पे हमने आधा ऑक्सीजन ले लिया बैलेंसिंग के लिए, और प्लस दो H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बने थे, तो इनको हम एक H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं बैलेंसिंग के लिए। तो एक H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिए इस तरीके से। तो अब ये जो बनने वाला है ये बनेगा 2OH, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कैंसिल होंगे तो 2 ऑक्सीजन बनेंगे, तो और 2 हाइड्रोजन है, तो OH। ठीक है, यहाँ पे आएगा कैथोड पर, और माइनस कितने हैं? 2, तो 2 माइनस, तो यहाँ पे 2 का गुणा करना होगा, क्योंकि 2 माइनस है तो 2 माइनस, और ये हो जाएगा अपचयन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपचयन। ठीक है, क्लियर?
इसके बाद हम सैलबी क्रिया अगर चेक करें तो वही आएगी जो यहाँ पे है। तो यहाँ देखो दोनों तरफ की कुछ कैंसिल करेंगे, जैसे यहाँ पे H2O तो यहाँ पे एक H2O कैंसिल हो जाएगा, एक बस बचेगा। और यहाँ पे 2OH तो 2OH कैंसिल हो जाएगा। अब लिखते हैं तो यहाँ पे आएगा H2 प्लस यहाँ पे हाफ O2 आ जाएगा। हाफ O2 यहाँ पे देखिए हाफ O2 ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो क्या आएगा H2O। तो वही चीज़ है, चाहे हाफ O2 से करोगे आप तो H2O आएगा, और पूरे O2 से करोगे तो 2H2O आएगा। तो सेल अभिक्रिया वही है, ठीक है। ओवरऑल यही आप इन दोनों में से लेकिन कोई एक एग्ज़ाम में लिखनी होती है, चाहे आप अम्लीय माध्यम वाली लिख लो, चाहे आप क्षारीय माध्यम वाली लिख लो। तो एक दोनों में से कोई एक, मैंने दोनों को इसलिए बताया ताकि आपकी नॉलेज में रहे। तो अगर कब ये तो कंप्लीट हो गया, अगर इसका कभी ये आता है यूज कि ईंधन सेल का उपयोग कहाँ होता है, तो अंतरिक्ष यानों में और दूसरा पनडुब्बियों में, ये दो उपयोग आप लिख देना। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उपयोग, और दूसरा पनडुब्बियों में, अंतरिक्ष यानों में और पनडुब्बियों में, ये हमने दोनों चीज़ें आपको बताई। और ईंधन सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष यान में भी किया गया था। इसका जो वोल्टेज रहता है वो यहाँ पे 1 पॉइंट मानक अपचयन विभव जो है 1.229 वोल्ट है, जो कि आपको याद रखना है ईंधन सेल का। तो ये नोट्स में भी लिखा है, तो आप इसको याद कर पाओगे। तो इस तरीके से ईंधन सेल समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा, और नोट्स में आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ताकि आप नोट कर पाएँ। ये देखिए जो हमने अभी लिखा है उसका तो ये है, ठीक है। इस तरीके से ये चित्र बनाया है। तो ये तो समझाने वाला चित्र है, ओरिजिनल चित्र यहाँ पे है, जिसमें यहाँ पे बल्ब भी बना देना है और इसको नामांकित भी कर देना है। तो ये वाला जो चित्र है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आप नोट्स नहीं है आपके पास तो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है अम्लीय या क्षारीय, तो ये जो बीच का जल है ये अम्लीय क्षारीय है। तो इस चित्र में क्या क्या संशोधन करने होंगे थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पहला तो ये बल्ब बना देना है, ठीक है। दूसरा इसको नामांकित करना है बस। तो इस तरीके से आप नामांकन कर दोगे तो ये चित्र भी आपका सही है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये चित्र अभी बनाया तो ये आपके समझ में ज़्यादा आएगा। इसके बाद संरचना ये हमने आपके सामने ही लिखी हुई है पूरी की पूरी। इसके बाद ये सेल अभिक्रियाएं हैं कुछ, दोनों लिखी हैं अम्लीय और क्षारीय माध्यम में। आपको जो सही लगे आप वो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में से एक ही एग्ज़ाम में आपको लिखना है, और साथ में ये उपयोग है तो ये भी आपको लिखना है। ये सेल का वोल्टेज है कितना रहता है। अलग अलग किताबों में थोड़ा अलग अलग भी रहता है, तो उस चीज़ को भी हम फोकस करेंगे कि कई किताबों में अलग लिखा रहता है वोल्टेज, कई किताबों में अलग। तो ये किसी किताब से ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद अध्याय 3 समाप्त होता है। अब इसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। थैंक यू।